बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए साइंस का भी वीडियो लेकर के आ गया हूँ। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपके विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दूंगा। आपके लिए मैं रात 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। केवल आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके करीब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरी तरह से बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। शुरू से आखिरी समय तक इस वीडियो को देखना, बिल्कुल स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपने जो अपने विद्यालय में पढ़ा होगा उससे कहीं ज़्यादा सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। यदि आप एक एक चीज को गौर करेंगे तो आपको आनंद आएगा। जो उस समय नहीं समझ में आया होगा जब आपको टीचर ने विद्यालय में पढ़ाया होगा, तो वो चीज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 11:30 बजे के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी एकदम जुटे रहिए अच्छे से, तल्लीनता से। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? इस वीडियो में प्यारे बच्चों 1 घंटे का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको एहसास तक नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप शुरू से देखोगे और आखिरी समय देखने के बाद विकृत गंधिता रोकने को उपाय, मतलब कि देखने के बाद तब आप कमेंट करिएगा कि हाँ, हमको ये वीडियो कैसा लगा। प्यारे बच्चों, आप जरूर जो है देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, भौतिक परिवर्तन। तो जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे उसके आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग, रूप, आकार में अगर कोई बदलाव आता है तो उसको जो है हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे अगर हम देखें जल से बर्फ का बनना, अगर बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से जल बना सकते हैं। अगर जल से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से जल बना सकते हैं। इसी तरह कागज के टुकड़े को अगर हम कई टुकड़ों में तोड़ दें, काट दें, तो भी हमको कागज ही प्राप्त होगा। क्या कोई अलग पदार्थ प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। चीनी या नमक को जल में घुलना, तो चीनी और नमक को अगर जल में घोल देते हैं तो क्या चीनी खत्म हो जाती, नमक खत्म हो जाता है? क्या किसी और चीज में बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। बस इसने अपनी अवस्था बदल दिया, अपना रंग रूप बदल दिया, बस। अगर हम पानी को फिर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो पानी वाष्पित होकर के उड़ जाएगा, चीनी और नमक उस पात्र में रह जाएगा। अगर इसी प्रकार प्यारे बच्चों गर्म करने पर धातु में देखेंगे तो जैसे लोहा अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या लोहा एल्युमिनियम में बदल जाएगा? बताइए, नहीं ना। तो अगर हम लोहा को गर्म करेंगे तो लोहा में ही परिवर्तित होगा कि नहीं? तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर गर्म कर रहे हैं तो उसके धातु में विस्तार हो रहा है, तो विस्तार होने के बाद अगर लोहा है तो एल्युमिनियम में नहीं बदल रहा है, तो लोहा लोहा में ही है, तो कोई नया पदार्थ बना? बिल्कुल भी नहीं बना। तो ऐसे परिवर्तन को, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत का बल्ब जलना व बुझना, विद्युत बल्ब जलता है कि नहीं? जब जलता है और बुझता है, जलता है बुझता है, तो उसको आप देख लेते हो, क्या कुछ नया पदार्थ बन गया? क्या नहीं ना। कुछ अलग हुआ? क्या नहीं ना। तो जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, उसको आप देख भी सकते हो, कुछ अलग नहीं बना, बस जल रहा है, बुझ रहा है। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह अगर भाप बनना, अगर जल से भाप बना यानी जल वाष्प, जल वाष्प को फिर ठंडा कर दो, फिर जो है जल बन जाएगा। तो बस उसने अपना रूप बदला है, अवस्था बदल दिया है, बस द्रव से गैस में बदला। फिर गैस को अगर हमने ठंडा कर दिया है ना, तो गैस को ठंडा कर दिया, द्रव में बदल गया, तो बस उसने अपनी अवस्था को बदल दिया। तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों?
भौतिक परिवर्तन। अब आ गया आपका रासायनिक परिवर्तन। किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ ना रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई न कोई नया पदार्थ बन जाता है। इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी उसमें भौतिक परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे लकड़ी का जलना, अरे भैया जब लकड़ी जल जाएगी तो राख बनेगा, तो राख से लकड़ी प्राप्त कर लोगे? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने कहा ना कि जल से बर्फ का बनना, तो बर्फ से जल प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? प्राप्त कर सकते हो। लेकिन लकड़ी से अगर लकड़ी को जला दिए तो राख बन गया, राख से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? गन्ने का रस से अगर सिरका बन गया तो क्या सिरका से गन्ना का रस प्राप्त कर लोगे क्या? नहीं। दूध से अगर दही बन गया तो दही से फिर दूध बना लोगे क्या? कदापि नहीं। अगर लोहे में जंग लग गया तो जंग से फिर लोहा प्राप्त कर लोगे क्या? नहीं ना। भोजन अगर पक गया तो पका हुआ भोजन फिर चावल के रूप में प्राप्त कर लोगे, चावल दाल के रूप में, जैसे खरीद के लाए हो मार्केट से? नहीं ना, कदापि नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ के रंग, गुण, रंग, उसके बाद आकार, अवस्था बदलता ही है, उसके साथ साथ उसके आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार कागज का जलकर राख होना, राख से कागज का कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे प्यारे बच्चों, है ना। एक ऐसा पॉइंट है जैसे मोमबत्ती का पिघलना। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो मोमबत्ती पिघलने लगता है। मोमबत्ती क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। जब मोमबत्ती पिघलता है प्यारे बच्चों, जरा देखो, ऐसे मोमबत्ती है, इसमें एक धागा लगा रहता है, और जब जलता है तो पिघलने लगता है। यहाँ पर कुछ न कुछ जो है इकट्ठा होने लगता है, तो कुछ तो प्राप्त हो गया, फिर से प्राप्त हो गया, अब कुछ जल गया, तो इसमें जला तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। और कुछ मोम आपको यहाँ आधार पर मिल गया तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का पिघलना जो है प्यारे बच्चों, मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, जरा कमेंट करते रहिए। आपका अगला टॉपिक है ना, वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते किसको है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सोच रहे हो यार कैसे Mg था, O2 था, यहाँ पर MgO क्यों बन गया? भैया एक बात और ध्यान रख लेना, अगर आपको संयोजकता आती है तो ये बात बहुत तेजी से आप पकड़ोगे। अगर संयोजकता ही नहीं आती है तब तो भैया पकड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन वादा किया हूं मैं आपसे कि मैं आपको समझाऊंगा, है ना। मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 282 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो ये किसी से लेगा कि नहीं? जब लेगा ना तो ऑक्सीजन के ऊपर जब लेगा तो कर्जा आ जाएगा 2 माइनस का। और ये देखो 2 प्लस लिखा है, जब 2 प्लस लिखा है तो ये किसी को दे देगा, और जब दे देगा तो मौज करेगा, यानी धनवान की तरह बना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, ऑक्सीजन किसी से ले लेगा तो इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये 2 प्लस और 2 माइनस एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देंगे, तो बन क्या जाएगा? MgO। अरे भैया +2 -2 कैंसिल ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तो बन जाए का? तो हर MgO का बन जाए MgO। यही तरह एक ही और समझ लेना, जैसे एल्युमिनियम है और क्लोरीन लिखा हुआ, आ सोचबा का बने, का बने का? देखा जरा, एल्युमिनियम और क्लोरीन है ना, एल्युमिनियम और क्लोरीनवा को ऐसे लगा दे, पहले टेंशन जिन ले, पहले एल्युमिनियम और क्लोरीन का ऐसे लिख दिया। तो एल्युमिनियम का देखा कितना होता परमाणु क्रमांक, ही बतावा 13 होता है कि नहीं?
नहीं, तो 2 8 3 हो गया। इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी का लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो त्याग सकता है। जब त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना उतना ही उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो लास्ट में 3 है तो इसके ऊपर 3 चार्ज हो सकता है। अब क्लोरीनवा को होता है भैया परमाणु क्रमांकवा 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासवा करोगे ना 2 8 7 आ जाएगा। तो अगर 7 है तो इसका 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस का। अब देखो जरा, एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, तो इनकर है जो गिनतिया है ना, कितना है? 1 है। कितनी गिनती है? 1। तो एक गिनती में लेवा करा, एक कितना गिनती है? 3। तो हेदी जोन 1 है ई एकरे लगे आई जाए और हेदी जोन 3 है एकरे लगे आई जाए। तो देखा कितना का बन गया, ई 1 यहाँ आएगी और 3 है तेरे गुणवा का लगा आएगी भैया। तो का बना? Al1Cl3। तो एक ना ही बोला जात, ठीक, AlCl3 बन गया। कितना बढ़िया बना यौगिक AlCl3, ठीक है। क्या बन गया प्यारे बच्चों? AlCl3। AlCl3 तो एल्युमिनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों मैं क्या बता रहा था आपको कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? MgO। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2। अब आइए प्यारे बच्चों देख लेते हैं जरा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम बड़ा बड़ा नाम लिख दे, जैसे हिंदी में लिख दे नाइट्रोजन धन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन हाइड्राइड या फिर अमोनिया, तो कितना बड़ा नाम हो जाए। अगर वही नाइट्रोजन का प्रतीक के रूप में लिख दे N2, हाइड्रोजन को लिख दे H2 और अमोनिया को लिख दे NH3, छोट को होगी कि नहीं, कितना निकलागत बना। अगर हिंदी में लिखो बड़ा 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 बड़ा, अरे भैया जगह ले दूसरी चीज मचगने आए। तो छोटा छोटा लिखोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो छोटा हो गया तो इसी को बोल देंगे रासायनिक समीकरण। तो अगर हम इसी तरह प्यारे बच्चों हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर अपने मन से लो यार, अपने मन से क्या लेना चाहते हो। अगर आप एल्युमिनियम लेना चाहें प्लस में क्लोरीन लेना चाहें तो क्या बन जाएगा? AlCl3 बन जाए। यदि देखा 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 2 के गुणा का 2 3 6 क्लोरीन, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 के गुणा का 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया। तो देखा का होगी? संतुलित हो गया। तो कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखा कि अभिक्रियम जौन बाएं साइड वाला होत ना ओका कहा थी अभिकारक, जौन हेदी या होरिया बनत है इस ओरिया, तो उसको बोलते हैं उत्पाद। तो यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उत्पाद। और एक चीज कि कहीं कहीं यस लिखा रहा होए, यही जैसे एल्युमिनियम है ना, यदि देखा एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के अगवा इसे यस लिखा रहा हो। अरे भैया यस का मतलब होता ठोस यानी सॉलिड। यही तरह कहीं कहीं द्रव लिखा रहा था यल, तो यल का मतलब होता लिक्विड यानी द्रव। अगर जी लिखा ओकर मतलब गैस, कहीं एक ही लिखा रहा था ना एक मतलब हमें पानी मिला। का मिला बा प्यारे बच्चों? पानी। तो जलीय विलयन उसको बोलेंगे, जलीय विलयन। और गैसवा निकलत है तो उसको बोलते हैं निर्मुक्त गैस। अगर कौनो चीज नीचे बैठत बना तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोल देते हैं? अवक्षेप। अगर कुछ चीज नीचे बैठ जात बा, घोरत हा और नीचवा बैठ गया तो उसको बोलेंगे अवक्षेप। तो प्यारे बच्चों समझ में तो आउते ही होए। रतियम कुछ कुछवा बोलत बहु प्यारे बच्चों, कुछ कुछवा। सोचिए 11:15 बज रहे हैं, अब 11:15 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात में कुछ कुछवा बोल रहा है। आपको पता ही है ना, उल्लू उल्लू दिन में देख न पाए लेकिन रात को मौज उड़ाए। तो प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, हम अपना मौज कराते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है प्यारे बच्चों, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? 9 में पढ़ा होगा कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कैसे नष्ट नहीं किया जा सकता है? जैसे मान लेते हैं कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो बना क्या? CO2। परमाणु संख्या 1 कार्बन, 2 ठिनिया बा ऑक्सीजन, इहू 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो ये संतुलित बा।
अगर कहा जाए एकर भारवा निकालत कार्बनवा के भार होता 12, एकर होता 16 और 2 ठे लगा 16 दूना 32 आ इधर 12 ऑक्सीजनवा के होता 16 दूना 32 और दोनों को जोड़ दो 44 इहू और ये 44 तो अभिकारकवो के तहार द्रव्यमानवा आएगा 44 उत्पादवो के द्रव्यमान कितना आएगा 40 तो दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों पक्ष के द्रव्यमान बराबर हुए तो एकर मतलब ये द्रव्य की अविनाशिता के नियम का पालन कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों द्रव्य की अविनाशिता का पालन करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो हम आपको अब थोड़ी देर बाद प्यारे बच्चों बताने वाले हैं निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, सोच समझ के पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहें। तो प्यारे बच्चों आइए इन समीकरणों को जो है हम संतुलित करते हैं। तो हम संतुलित करेंगे कैसे? बाएं साइड में कितने तत्व हैं उसको जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद दाएं साइड में कितने तत्व हैं उसको जानकारी हासिल कर लें। जैसे इस साइड में देखेंगे हाइड्रोजन एक यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट लगा है हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो बाएं साइड में हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी हो गई? 3। अब इस साइड देख लें हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और उसके बाद यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन यहाँ पर 2। तो नाइट्रोजन अगर 2 है तो इसका मतलब है पहले यहाँ पर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर 2 अगर लगा दिया आपने तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या देख लें, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन और 6 में 2 ऑक्सीजन और जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। इस साइड में देख लें क्या ऑक्सीजन 8 है? तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और उसके बाद ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है तो 6 2 8 ऑक्सीजन। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि सारे जो तत्व हैं वो सब बराबर हो गए। देख लेते हैं जरा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो देख ही लिया था, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। अगला जो प्रश्न है देखिए, NaOH प्लस H2SO4 चेंजेज Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम कितना है? 2। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो 2 आपने लगा दिया तो 2 सोडियम इधर हो गया। अब देखेंगे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर चेक कर लें 4 ऑक्सीजन 4 1 5 हो गया। तो अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या चेक कर लें, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन। तो और सल्फर देख ले, सल्फर 1 सल्फर 1, तो ये भी समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। हमारा तीसरा जो समीकरण है वो देख लें, BaCl2 प्लस H2SO4 चेंजेज BaSO4 प्लस HCl। तो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? दोनों और बराबर। अब देख लें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन। सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, तो ये भी समीकरण क्या हो गया प्यारे बच्चों? संतुलित हो गया, है ना। तो समीकरण को संतुलित करना बेहद आसान है। आइए हम कुछ और प्रश्नों को जो है देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हमने रखा है प्यारे बच्चों, आप देखिए बढ़िया से। तो क्या लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ना ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? पहला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? कैल्शियम। तो कैल्शियम, एक मिनट प्यारे बच्चों थोड़ा बैठ जाऊं। हाँ तो प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, फिर तीर का निशान लगा देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का क्या होता है प्यारे बच्चों? CO2।
3 प्लस जल लिखा है तो जल का क्या हो जाएगा H2O। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो कैल्शियम देख लें प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, तो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2, तो 2 2 कितना हो गया 4। इस साइड देख लें 3 1 4, ठीक है कोई बात नहीं। अब हाइड्रोजन चेक कर ले, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये भी ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों बैलेंस ऑलरेडी है ना। अगला प्रश्न देखिए, जिंक लिखा है, तो जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब चांदी यानी Ag, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, तो AgNO3, तीर का निशान लगा देंगे प्यारे बच्चों, जिंक नाइट्रेट है ना। तो जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, जिंक का तो Zn होता है और नाइट्रेट का क्या हो जाएगा NO3, लेकिन ध्यान रखें जिंक का जो संयोजकता होता है 2 होता है, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए Zn का होल ट्वाइस लग गया है ना। तो क्यों यहाँ पर नहीं लगा, तो NO3 के ऊपर सिंगल चार्ज होता है माइनस में, देखिए जरा तो कैसे NO3 है, NO3 तो NO3 के ऊपर सिंगल माइनस और जिंक के ऊपर क्या होता है 2 प्लस, तो 2 इसके पास आ जाएगा और 1 इसके पास आ जाएगा, तो Zn और NO3, तो 2 अगर इसके पास आएगा तो दोनों के साथ आएगा ना, तो क्या बन जाएगा Zn NO3 का होल ट्वाइस। तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर सिल्वर लिखा है, तो सिल्वर का प्रतीक क्या होता है Ag होता है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न है सी वाला, क्या लिखा है प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हम जानते हैं प्रतीक क्या होता है Al होता है। इसी प्रकार कापर क्लोराइड, कापर क्लोराइड का होता है CuCl2, फिर तीर का निशान लगा देंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है AlCl3। अब AlCl3 क्यों हो गया उसको जान लेते हैं। तो एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर हम जानते हैं कितना चार्ज होता है माइनस, तो 3 इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl3, एक गिनती इसके पास आ जाएगा तो क्या रहेगा Al ही रहेगा, तो AlCl3 बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हमने एल्युमिनियम क्लोराइड, अब प्लस में यहाँ क्या लिखा है कापर, तो कापर का क्या होता है प्रतीक Cu। अब चेक कर लेंगे क्या बैलेंस है कि नहीं, तो एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो कापर 1 है, कॉपर 1 है, राइट, लेकिन क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 3, तो अगर 3 है यहाँ पर 2 है तो एक काम कर देते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2 3 6, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3, 3 दूनी 6, तो 3 कापर हो गया, तो यहाँ पर कापर कितना है 1 ही, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3, एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों क्या कर देंगे 2 का गुणा। तो ये हो गया हमारा ये भी बैलेंस। अगला है डी वाला प्रश्न, देखिए क्या लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों K2SO4, तीर का निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है BaSO4 प्लस यहाँ लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम यानी के, क्लोराइड यानी Cl। तो अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे चेक करेंगे परमाणुओं की संख्या को। यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ आगे क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 2 है। अगर 2 क्लोरीन हो गया तो 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम ऑलरेडी है ना। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो बैलेंस हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है, यहाँ क्या लिखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है H2 के फॉर्म में होता है, और क्लोरीन हमेशा किसके फॉर्म में होता है बच्चों Cl2 यानी द्विअणुक के फॉर्म में होता है। तो अब देखो H2 और Cl2, यहाँ पर क्या लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है HCl, क्या बैलेंस है नहीं जी अभी बैलेंस नहीं है, तो करेंगे क्या इसके लिए, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लगा देंगे 2HCl, ठीक है। अब देखिए अब क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। अब अगला है देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है Al2SO4 का होल थराइस,
ये 3 यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है और SO4 यानी सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 माइनस। तो 2 इसके पास आ जाएगा, एल्युमिनियम 3 इसके पास आ जाएगा। उसके बाद तीर के आगे क्या लिखा है? लिखा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ये रहा प्यारे बच्चों इसका इक्वेशन। लेकिन क्या देखिए बैलेंस है कि नहीं? हाँ देख लेते हैं। बेरियम एक है, बेरियम एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे? 3 है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6। तो 2 एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम 2 ऑलरेडी है, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 2 ही है। तो 2 के बजाय यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखो 3 बेरियम भी हो गया, यहाँ पर 3 का लगा देंगे गुणा। उसके बाद आप चेक कर लें कि क्या 3 सल्फर है? हाँ सल्फर 3 है। ऑक्सीजन देखो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो यानी ये भी बैलेंस आपका हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अगला है प्रश्न जी वाला, देखिए जरा क्या लिखा है? सोडियम। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है ना Na होता है, और इसी तरह जल का क्या होता है? H2O होता है। मेरे प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का होता है OH प्लस, हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, है ना। उसके बाद अब देखिए क्या बैलेंस है क्या, जरा देख लेते हैं। सोडियम कितना है? 1। यहाँ सोडियम कितना है? 1। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब देखो जरा ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 1 3 है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 का गुणा। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा कर दें, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये भी बैलेंस हो गया कि नहीं? देखो एक एक तत्व को आप अगर बैलेंस करेंगे तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है? MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। अब देखो क्या बैलेंस है क्या, जरा देख लें। मैग्नीशियम कितना? 1। यहाँ मैग्नीशियम 1, ठीक है। हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर सबसे पहले कितना का गुणा कर दें? 2 से। तो 2 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 2 ऑलरेडी है। तो अब मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, तो ये बैलेंस आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा हो गया आपका किस तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं, है ना। अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग देखेंगे सबसे पहले विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया दूसरी, तीसरी है विस्थापन और चौथी है द्विविस्थापन। तो आपने इसको बहुत अच्छे से विद्यालय में पढ़ा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा उस समय तो आज आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको और हम किस नाम से जानते हैं? योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? संकलन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों संयोजन का मतलब संयोग करना। क्या होता है? संयोग करना, यानी कि 2 अभिकारक रहेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो अगर एक अभिकारक बन गया तो हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन से देखिए हम लोग परिभाषा से ही समझ लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल, एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया जो होती है बेहद आसान अभिक्रिया है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन से क्या कर देते हैं? अभिक्रिया करा देते हैं। चाहे हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप नाइट्रोजन प्लस H2 लिख सकते हैं।
तो N2 प्लस H2 ज़्यादा बेटर पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काट दे रहे हैं। तो N2 प्लस H2 बराबर क्या बन रहा है, आपको पता है NH3 बनता है, अमोनिया। नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, तो ये 3 यहाँ लग जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 यहाँ रहेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता। ठीक, बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 है तो यहाँ पर 2 तिहाई 6। तो देखो, 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाए। कौन सा उत्पाद है ये, अमोनिया। ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। इसी प्रकार हम जानते हैं कि कार्बन है इस ग्रेफाइट वाला रूप। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको हम दहन कराते हैं, तो क्या बन जाता है, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 अभिकारक थे, यानी 2 पदार्थ थे, दोनों को हमने एक साथ क्या कराया, अभिक्रिया कराया। तो अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना। उसके बाद देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था संयोजन अभिक्रिया। आपने देखा कि इसमें जो है 2 अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद जो है बनाए हैं। तो अगर एक उत्पाद बन गया तो हम उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो आपका अगला अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन क्या होता है, संयोजन की विपरीत होती है। संयोजन में क्या होता था कि 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते थे, और इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक 2 उत्पादों में, 3 उत्पादों में वियोजित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया है, आइए समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक यानी पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत अपघटन द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है ऊष्मीय वियोजन, दूसरी है प्यारे बच्चों प्रकाश वियोजन, और तीसरी है विद्युत वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि वह अभिक्रिया, यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण, जो ऊष्मा प्रवाह के कारण जो है कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें वियोजन, ये क्या होता है, जब हम ऊष्मा देते हैं तब जो है कोई अभिकारक 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, CaCO3। ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठोस होता है। ठोस को हम क्या लिख ले सकते हैं, सॉलिड। अब हम इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो हम गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो क्या होगा, ये 2 पदार्थों में यानी 2 उत्पादों में टूट जाएगा। एक तो बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस होता है। और दूसरा CO2 यानी गैस में। तो गैस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, निकल जाएगी। तो हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो ये बिना बुझा चूना में परिवर्तित हो गया, और CO2 गैस जो है बाहर निकल गई। इसी तरह हम अगर देखेंगे आयरन सल्फेट के लिए, FeSO4, FeSO4 को प्यारे बच्चों अगर हम क्या करेंगे, इसको जो है गर्म करेंगे, उसमें वियोजन कराएंगे, तो ये 3 उत्पादों में टूटेगा। कौन कौन से, एक तो फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड में, और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 3 ऑक्सीजन रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राई। तो अगला है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, तो हम उसको प्रकाश वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक शानदार एग्जाम्पल है, तो वो है क्या, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम
क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम देखते हैं, क्रिया कराते हैं, तो प्रकाश वियोजन यहाँ लिख दे रहे हैं हम। तो क्या हो जाता है, ये सिल्वर में यानी ठोस होता है सिल्वर, और क्लोरीन जो गैस होती है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड देखिए चांदी में और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन। देखिए एक ही अभिकारक है सिल्वर क्लोराइड, ये दो उत्पादों में क्या हो गई, वियोजित हो गई। अगला है आपका विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया जो होती है, विद्युत वियोजन को विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्युत प्रवाह के कारण जो है कोई अभिकारक दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे जल के लिए, तो जल है H2O, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो यानी जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी, अपघटन यानी वियोजन की ही बात होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो H2O है दो भागों में टूट जाएगा। दो, पहला चीज तो क्या, हाइड्रोजन में, पहला क्या चीज प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन में, और दूसरा का ऑक्सीजन में, है ना। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन में टूटा, ठीक है, तो यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले दो लगा देंगे, तो दो दूना चार हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी दो लगा देंगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो गया। तो हाइड्रोजन कैसा होता है, यहाँ पर अगर H2O में हाइड्रोजन जो होता है H+ के फॉर्म में होता है ना। तो अगर ये प्लस के फॉर्म में है तो आपको पता है कि ये किस पर जाएगा, हम जानते हैं विद्युत वियोजन कराएंगे तो दो छड़ें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो कैथोड जो होती है ऋणावेशित होती है, एनोड जो होती है धनावेशित। तो अगर ये जो है हाइड्रोजन अगर धनावेशित है तो किस पर ये जाएगा, कैथोड पर। किस पर, कैथोड पर। और ये किस पर चली जाएगी, ऑक्सीजन एनोड पर, क्योंकि ऋणावेशित है तो धनावेशित वाले छड़ पर चली जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों KCl की यानी पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम क्लोराइड का भी विद्युत वियोजन करने पर ये भी पोटेशियम जो है कैथोड पर और क्लोरीन जो है आपका एनोड पर जो है चली जाती है। तो प्यारे बच्चों ये तो था हमारा संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। आपकी अगली अभिक्रिया है प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया।